गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का आज के सेशन में। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? आप बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में यस लिखकर। एंड वेलकम टू टुडे सेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग वेबिनार, जो हम हर मंडे को करते हैं रात 8 से 9 बजे तक। एंड यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपके चैट मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे। परफेक्ट। सो आज का सेशन एक एक और ऐसी बीमारी के ऊपर हम बात करेंगे आज के सेशन में, जो जो कि आप आम तौर पर फेस करते होंगे लोगों के बीच, जब आप काम करते हैं या जब आपके कस्टमर्स आपको कहते हैं, जब आपके क्लाइंट्स या जब आप अगर एक डॉक्टर हैं तो आपके पेशेंट्स आपको ये बताते हैं कि जी हाँ, इस तरह की एक प्रॉब्लम है मुझे। तो मैं बात कर रही हूँ मेंस हेल्थ की। और मेंस हेल्थ में आता है प्रोस्टेट। राइट, प्रोस्टेट की हेल्थ को लेकर बहुत सारा एक कंफ्यूजन होता है कि ये क्यों होता है और ये किस तरह से इसके सिम्टम्स पता चलेंगे हमें। राइट, सो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड आप मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स में। आपके मैसेजेस मुझे मिल जाएंगे यहाँ पर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेरीज भी आएंगी जो कि शायद लोग एकदम खुलकर ना बताना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए मैंने चैट बॉक्स लिमिटेड रखा है। यानी कि चैट बॉक्स मैंने अपनी तरफ अलाउड रखा है। सब एक दूसरे का मैसेजेस नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव हेल्थ टॉपिक है इसके लिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड आज जो प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ वो एक मेंस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बता सकते हैं इफ यू कैन सी दैट। चैट बॉक्स में आप बताइए मुझे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। राइट, सो यस, मैं बात करने जा रही हूँ प्रोस्टेट के हेल्थ के ऊपर। यानी कि ये प्रोस्टेट क्या है। पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है और उसमें होने वाली कौन सी बीमारियां हैं। एंड उस वो क्यों होता है वो भी देखेंगे। उसमें एक्चुअली होता क्या है, क्या लक्षण है इसके जिसको चलते हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। राइट, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और फिर जो दूसरे पड़ाव में आएंगे हम, दूसरा पड़ाव होगा प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो तब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है हमारे कुदरत में, सॉरी हाँ, ऐसे कौन से फूड्स है हमारे कुदरत में जो कि हमने प्रोडक्ट्स में यूज किए गए हैं, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स देने चाहिए जिससे प्रोस्टेट हेल्थ जो है मेंटेन रहे। राइट, सो आर यू ऑल विथ मी एंड आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर टुडेज ट्रेनिंग? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, आर यू ऑल एक्साइटेड? राइट, यस or no? If you're not, right? Okay, superb, superb. I'm getting all your messages. Thank you so much for interacting. चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गंभीर बीमारी के ऊपर जो मर्दों में होती है, जो पुरुषों में होती है। राइट, ये आज का टॉपिक स्पेशली मेंस के रिलेटेड है। अभी आपको याद होगा शायद, जो पिछला सेशन था, पिछले से भी पिछला, यानी कि लास्ट टू लास्ट सेशन जो था वो फाइब्रॉइड्स के ऊपर था। और फाइब्रॉइड्स यानी कि रसोली, राइट, वो था विमेन्स हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट। ओके, और आज का जो सेशन है वो है प्रोस्टेट यानी कि मेंस हेल्थ रिलेटेड टॉपिक। क्लियर एवरीबडी? सो ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, आज के प्रोडक्ट सिर्फ मेल्स के लिए है। ओके, जो मैं बता रही हूँ वो मेन को देना है। क्लियर? ओके, चलिए। सो प्रोस्टेट आखिर होता क्या है? बहुत लोगों को, आप लोगों में से सवाल होगा कि ये प्रोस्टेट आखिर है क्या, ये क्या ग्रंथि है, ये क्या ऑर्गन है जिसमें प्रॉब्लम आती है। ओके, सो बेसिकली प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होती है। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पुरुषों में जो प्रजनन प्रणाली की जो सिस्टम होती है, राइट, उसमें एक ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब ये होता है कि जो भी कोई अगर अंग आपके बॉडी का
जो हार्मोन प्रोड्यूस करता हो या कोई ऐसा फ्लूइड पैदा करता हो, उसको हम ग्लैंड कहते हैं, राइट? उसको हम ग्लैंड यानी ग्रंथि कहते हैं। सो इट इज एक्चुअली एन ऑर्गन। प्रोस्टेट बेसिकली एक अंग है, एक ऑर्गन है। सो ऑर्गन जो 70% ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ है, यानी कि ग्रंथियां है उसके अंदर, उसमें क्षमता है कुछ तरल पदार्थ प्रोड्यूस करने की, आगे हम देखेंगे कि क्या है वो। एंड 30% फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू है, यानी कि बेसिकली मसल मास है। ओके, क्लियर एवरीबडी? मैं एकदम बेसिक लेवल पे समझा रही हूँ, तो अगर आप कोई एडवांस लेवल पर जानते हो इस बीमारी को तो प्लीज एक्सक्यूज मी, बिकॉज मुझे आम लोगों की भाषा में बात करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर वही मेजोरिटी है, राइट? ऑलराइट, सो ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड एक वॉलनट यानी अखरोट के साइज का है, जो कि ब्लैडर के ठीक नीचे, जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है, राइट? तो पुरुषों में जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके नीचे एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और वो कुछ इस तरह, मैं आपको आगे चित्र बताऊंगी कैसा दिखता है वो। सो वो जो है वो यूरेथ्रा के आसपास होता है। यूरेथ्रा यानी कि जो मूत्र लेकर जाने वाली जो नली होती है, जो ट्यूब होती है, या जो पैसेज होता है यूरिन पास होने का। ओके, और फिर वो बाहर निकलता है थ्रू यूरिन। ठीक है, सो इस तरह से कुछ दिखता है ये देखिए। सो ये है ब्लैडर। ओके, यानी कि मूत्र की थैली जो होती है, जो हम कहते हैं, राइट? सो अब इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, और फिर जब ये फिल हो जाता है तब अर्ज फील होती है कि यूरिनेट करने का, यानी पेशाब करने का एक अर्ज पैदा होता है, राइट? सो ये ब्लैडर में जैसे यूरिन स्टोर्ड है, अब ये आप देखेंगे ये यूरेथ्रा है। ओके, यहाँ से यूरिन पास होता है और बाहर पीनस के थ्रू निकल जाता है मर्दों में, राइट? अब इसी के आसपास एक, ये देख रहे हैं आप, ये लाल कलर का जो अंग है वो है प्रोस्टेट। तो दोनों बाजू ऐसा इस प्रकार का एक अंग होता है यूरेथ्रा के आसपास। अब ये जो है प्रोस्टेट, इसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे हम क्या क्या है। पर यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि इसका मुख्य काम क्या है। इसका मेन फंक्शन जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का, राइट, वो ये है कि ये स्पर्म यानी कि शुक्राणु को नरिश करता है, यानी कि पोषण देता है। क्यों और कैसे? प्रोस्टेट के अंदर एक ऐसा तरल पदार्थ पैदा होता है जो कि जिसको कहा जाता है वीर्य यानी सीमेन। तो सीमेन बेसिकली यहाँ पे स्टोर होता है, एंड उसी के थ्रू स्पर्म जो है वो ट्रैवल, वो उसी के अंदर जीवित रहते हैं और उसी के थ्रू बाहर निकलते हैं, और आगे का प्रोसेस आपको पता है, फर्टिलाइजेशन होता है और बेबी कंसीव होता है। करेक्ट? सो ये हम पिछले सेशंस में बात कर चुके हैं, राइट? सो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर आपको ये पता है कि वीर्य जो होता है, यानी कि जो सीमेन होता है, सीमेन, राइट, यानी कि वीर्य जो तरल पदार्थ होता है, उसके अंदर शुक्राणु होने चाहिए जीवित, और मोटिलिटी यानी कि उसका मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो कंसीव कर पाएंगी जो फीमेल पार्टनर है। क्लियर एवरीबडी? राइट? आयुर्वेद में प्रोस्टेट क्या नरिश करता है, यहाँ पे मैंने बताया जैसे आपको स्पर्म, और स्पर्म किस चीज से बना है, होता है शुक्र धातु से, राइट? हमने देखा था दोनों सेशंस में, एक फीमेल के ऊपर एक सेशन रखा था, फीमेल फर्टिलिटी के ऊपर और मेल फर्टिलिटी के ऊपर। सो जो शुक्र धातु होता है पुरुषों में, वो शुक्राणु बनाता है, करेक्ट? सो उसी को पोषण देने में काम करता है प्रोस्टेट, बाय प्रोड्यूसिंग सीमेन, लिक्विड कॉल्ड सीमेन। क्लियर एवरीबडी? यहाँ तक समझ में आ रहा है इसका मेन काम क्या है? एक ऐसा तरल पदार्थ बनाना जिसके अंदर शुक्राणु जीवित रहते हैं और वो अपना काम कर सकते हैं। क्लियर? वो हेल्दी रहते हैं या अलाइव रहते हैं, राइट? यस, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, प्रोड्यूस सीमेन यानी कि वीर्य बनाना, राइट? नाउ कुछ मुख्य बीमारियां देखी गई है प्रोस्टेट के रिलेटेड। सो जब आप कॉल भी करते हैं, जब कुछ लोग कॉल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैम मुझे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। पर अब मुझे कैसे समझ में आएगा कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि 3 प्रकार की बीमारियां होती है। सो देयर आर 3 मेन कंडीशंस जो आमतौर पर होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। ओके, और वो क्या है? एक तो है अक्यूट या क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस, यानी कि
जहां पर भी आप देखें किसी भी चीज के आगे आइटिस लगता है, उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी कि उस अंग में सूजन, जलन, रेडनेस, ये सारी चीजें, या इन्फेक्शन, ये सारी चीजें होती है। ओके, सो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हुआ है, या उसमें सूजन आती है, या जलन होती है, या बहुत सारा कुछ, बेसिकली इट इज गेटिंग अटैक्ड बाय बैक्टीरिया और फंगस और व्हाटएवर, इट्स कॉल्ड प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस, राइट? सो प्रोस्टेटाइटिस यूजुअली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, राइट? सेकेंड प्रकार, ये जो कॉमन प्रकार का प्रॉब्लम है, ये यही मेन इश्यू होता है मर्दों में, और आज हम इसी के बारे में ज्यादातर बात करेंगे, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी दो को निग्लेक्ट करेंगे, जी नहीं, हम तीनों के लिए प्रोडक्ट्स जो है वो कॉमन है। ओके, सो ये जो सेकंड प्रकार का प्रॉब्लम है उसको कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है साइज में बढ़ना। ओके, सो यहाँ पर बिनाइन यानी कि क्या होता है, ट्यूमर नहीं है, कैंसरस नहीं है। सो नॉन कैंसरस को हम मेडिकल नाम में बताऊं मैं, अगर मेडिकल वे में, तो उसको कहते हैं बिनाइन। बिनाइन यानी कि ये कैंसर टिश्यू नहीं है। सो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को कहते हैं बीपीएच। आज के सेशन में मैं बार बार बीपीएच बीपीएच बोलूंगी, तो प्लीज आपको समझना है कि ये मैं बात कर रही हूँ जब प्रोस्टेट साइज में बड़ा हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, तो प्रोस्टेट का साइज अगर इतना, एक वॉलनट जितना होता है, तो अगर किसी को बीपीएच है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, तो वो साइज में बढ़ जाएगा। और उसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताती हूँ, ठीक है? सो ये है सबसे कॉमन प्रॉब्लम प्रोस्टेट का, राइट? एंड जो तीसरा प्रॉब्लम है वो है एडवांस लेवल का प्रॉब्लम। अब ये क्या है? ये है प्रोस्टेट कैंसर। सो प्रोस्टेट में भी कैंसर होने की रिस्क है, एंड ज्यादातर मर्द इसी के रिस्क पे होते हैं। सो औरतों में अगर ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का रिस्क ज्यादा है, मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। क्लियर? सो आजकल जो जीवन शैली हम जीते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बढ़ा देता है। क्लियर एवरीबडी? राइट, यस और नो इन द चैट बॉक्स। आर यू विथ मी? यस, परफेक्ट। मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है ये सारी चीजें, शायद सभी को समझ में ना आए, मैं रिपीट भी करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके, ऑल राइट। सो प्रोस्टेट कैंसर वो कैंसर होता है जो प्रोस्टेट के अंदर पैदा होता है और मल्टीप्लाई होता है, और ज्यादातर इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट, फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन मेन वर्ल्ड वाइड। जितने भी पुरुषों में आप डेथ्स देखोगे, उसके कॉजेज में से ये चौथे नंबर पे आता है कि क्यों मृत्यु होती है, तो प्रोस्टेट कैंसर कम्स फोर्थ इन द वर्ल्ड इन मेन। ओके, क्लियर? इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। ये तीन प्रकार के प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज है। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस मुख्य प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं आज, जो कि बहुत ज्यादा पुरुषों को ये प्रॉब्लम सताती है। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को है, और शायद कभी कभी तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, राइट? सो कुछ सिम्टम्स भी है जो हम बात करेंगे, पर यूजुअली देख लेते हैं ये क्या है। इसको सरल शब्दों में अगर कहें, या सरल शब्दों में इसको हम कहेंगे कि प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है। एनलार्ज यानी कि साइज में बढ़ना, राइट? सो एनलार्ज हो जाता है, यानी कि नॉर्मल साइज से ये दो गुना या 3 गुना, जो व्हाटएवर इट इज, सो उतना बढ़ जाता है। क्लिनिकल टर्म्स में इसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया कहते हैं, और या प्रोस्टैटोमेगली कहते हैं, राइट? सो अगर आपने सोनोग्राफी कराई है, राइट, लोअर बॉडी की, करेक्ट, या रिप्रोडक्टिव एरिया की, तो उसमें अगर आपके प्रोस्टेट के सामने आता है प्रोस्टैटोमेगली या enlargement, that means it means BPH, benign prostatic hyperplasia, correct? all right, अब ये क्या है? ये है नॉन कैंसरस। सबसे पहले नॉन कैंसरस, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये कैंसर नहीं है। ओके, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि ज्यादातर केसेस में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स देता है, और वो भी ज्यादातर ओल्डर मेन में, यानी कि जो 45 के ऊपर है, 45-50 के ऊपर जो पुरुष हैं, उस एज ग्रुप से शुरू होता है ये। क्लियर?
आमतौर पे 45 के ऊपर होता है, राइट। सो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी क्या, जो यूरिन पास हो रहा है पीनस से होता है, करेक्ट, इन मेन। सो पीनस के मतलब बेसिकली यूरिन फ्लो की यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अभी ये एग्जैक्टली इसमें और क्या होता है, तो जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है या उसका साइज बढ़ जाता है तो वो दबाव डालता है उसके बीच से गुजरने वाले उस यूरेथ्रा पर, और वो जो ब्लैडर है उसके वॉल को भी थिक बना देता है, राइट। सो यूरिन जो है पास होने में दिक्कत होती है। क्लियर, क्लियर। सो इसीलिए वो व्यक्ति को ब्लैडर के प्रॉब्लम्स, यूरिनरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स एंड किडनी प्रॉब्लम्स सताते हैं आमतौर पर, राइट। सो सबसे ज्यादा कॉमन है यूरिन बार बार लगना, ये वाला सिम्टम सबसे कॉमन है मर्दों में जब जिसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड इट इज नॉट कैंसर नॉर डज इट कॉज कैंसर, ओके, बिकॉज ये बिनाइन है। बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस, मेलिग्नेंट यानी कैंसरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली क्या होता है। सो ये आप, ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, ये नॉर्मल ब्लैडर है, नॉर्मल प्रोस्टेट है। यहाँ से यूरिन, अगर आप मेरे माउस पॉइंटर पे फोकस करोगे तो यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, तो यूरिन पास होता है यूरेथ्रा से और बाहर निकल जाता है, करेक्ट। यही हमारी जो यूरिनरी सिस्टम है नॉर्मली यही होती है, करेक्ट। अब बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया यानी कि जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है तब क्या होता है, तब यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन जो है बहुत मुश्किल से निकल पाता है, बिकॉज ये देखिए इसका साइज बढ़ गया है, इसके कंपेयर्ड इसका साइज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, राइट। सो ये एनलार्ज प्रोस्टेट में क्या होता है, पूरा दबाव आता है इस ट्यूब के ऊपर जिससे यूरिन पास होता है यूरिनरी ब्लैडर में। इसीलिए देखिए ये जो मूत्रपिंड है यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें से यूरिन नहीं निकल पा रही है ठीक से, तो आपको भी बार बार ऐसा लगेगा कि यूरिन आ रही है ना, बार बार पेशाब लगने का एक संकेत मिलेगा आपको, क्योंकि ये क्लियर ही नहीं हो रहा है, ये क्लियर ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे रुक रहा है यूरिन, थोड़ा निकलेगा फिर रुकेगा फिर वापस आएगी, राइट। वैसा ही होता है ये, राइट। एंड देन अगर खाली भी हो गया तो देन ड्रॉप्स ऑफ यूरिन, जो उसको कहते हैं ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग यानी कि यूरिन करने के बाद भी थोड़ा लीकेज होता है, करेक्ट। सी ये सारी चीजों के बारे में बात करना पड़ेगा, तो प्लीज शर्माना नहीं है, मैं औरतों को भी बोलती हूँ, मैं आपको भी बोल रही हूँ, राइट। जब हम बात करेंगे, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ये सारी चीजें आती है, ये हमारी बॉडी का ही अंग है ना, तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ओके। सो यस, यूरिन जब बाहर निकलता है तो पूरी तरह से नहीं निकल पाता है बिकॉज ऑफ द एनलार्ज प्रोस्टेट। समझ में आया यहाँ तक? अगर आप ये समझ गए हैं आगे का पूरा सब क्लियर हो जाएगा आपके लिए, राइट। यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, और राइट नो इफ यू आर नॉट, आई डोंट माइंड रिपीटिंग इट। यस, परफेक्ट। मैं इसीलिए पूरा बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, शायद आपको भी ऐसा लगे ये तो बहुत बेसिक है, बट मैं इसीलिए करती हूँ बिकॉज शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता है ये, और जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्लियर, ऑलराइट, थैंक यू। एंड नाउ लेट्स गो अहेड और कुछ सिम्टम्स देखते हैं, फिर उसके कारण के ऊपर आएंगे हम। तो आमतौर पे जब कोई पुरुष आपके पास आता है, या जो भी आपके क्लाइंट्स है, या जो भी आपके कस्टमर्स है, पेशेंट्स है, अगर वो कुछ ये सिम्टम्स की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि जो धार निकलती है यूरिन यूरिन की, जो धारा है यूरिन की वो बहुत वीक है, यानी कि वो, सी दीज आर ऑल सिम्टम्स, ये बेसिकली आपको पता लगाने के लिए ये संकेत है, ओके। सो अगर वो यूरिन की धारा बहुत वीक होती है, राइट, सो यू आर नॉट एबल टू पी इन द पॉट प्रॉपरली, देन इट्स अ सिम्टम, ओके। समथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग, कुछ तो अटका रहा है उस यूरिन को, ओके। बहुत ज्यादा बार पेशाब करने की जो अर्ज है वो लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, राइट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन, जैसे कि मैंने कहा ड्रिबलिंग यानी कि कुछ बूंदे बाद में भी लीक होती है आफ्टर यू फिनिश्ड यूरिनेशन, ओके। अर्ज टू यूरिनेट, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि जैसे मैंने आपको एक वो पिक्चर में बताया था कि ब्लैडर हमेशा फुल ही रहेगा, फुल नहीं तो एटलीस्ट हाफ तो रहेगा, पूरी तरह से खाली नहीं होगा, क्योंकि वो पैसेज ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, राइट। लीकेज ऑफ यूरिन, यानी कि कभी कभी छींक
आने से, खांसी आने से यूरिन लीक हो जाता है। जब झटका लगता है तो यूरिन लीक हो जाता है, राइट? एंड दैट इज व्हाई यू नो अ लॉट ऑफ पीपल वेयर अडल्ट डाइपर्स, सीनियर सिटीजन्स अडल्ट डाइपर्स पहनते हैं। दिस इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर दैट। Okay, I mean prostate hyperplasia is one of the causes behind that. And lastly, रात को बार बार उठना पड़ता है तो आपकी नींद भी खराब होती है, बिकॉज बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। Clear? Take a screenshot of this if you want to just know about this. ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कारणों की वजह से ये होता है। तो सिर्फ ये नहीं, हम बाकी दो को भी इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जो कि प्रोस्टेट में होता है। ओके, क्रॉनिक कॉज क्या है? क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म, लंबे समय से चलते आने वाला। सो एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, बट शायद ये कुछ केमिकल्स होते हैं यूरिन के अंदर आ गए हैं, या पहले कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सिर्फ मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर आपको पढ़ने नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। सो पहले अगर कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, या पेल्विस एरिया की नर्व्स कुछ डैमेज हुई है, राइट, कुछ एक्सीडेंट की वजह से, या वट एवर कुड बी द रीजन, राइट। सो ये कुछ कॉजेस है बहुत लंबे समय से अगर आपको प्रोस्टेटाइटिस है तो उसके पीछे। क्लियर? बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, और इसी वजह से यूटीआई या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये सारी चीजों से प्रोस्टेटाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। क्लियर? सो अगर यूरिनरी सिस्टम आपका इन्फेक्टेड है तो प्रोस्टेट भी इन्फेक्टेड रहेगा। अगर पीनस में इन्फेक्शन है तो भी प्रोस्टेट तक पहुंच सकता है। अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन है प्रोस्टेट तक पहुंच सकता है। यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है प्रोस्टेट तक पहुंच सकता है। यूरेटर में इन्फेक्शन है प्रोस्टेट तक पहुंच सकता है। सो पूरा यूरिनरी सिस्टम आपको हेल्दी रखना है। ओके, क्लियर? अब ये जो है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जिसकी हमने बात की, जो बीपीएच, जिसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं, उसका रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। इसका कॉज तो बेसिकली अननोन होता है, पर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आपको बताऊं मैं, तो इसका मेन जो कॉज है वो वात इम्बैलेंस के कारण होता है। ओके, सो बेसिकली हमारे बॉडी में 5 तरह के वात होते हैं, अपान, समान, ऑल दोस थिंग्स। ना अपान जो है वो अपान नीचे की तरफ होता है, यानी कि जो गैस पास हो रहा है, जो यूरिन पास हो रहा है, जो स्टूल पास हो रहा है, जो भी नीचे की तरफ से निकलता है उसको अपान वात कहते हैं। तो जब अपान वात इम्बैलेंस हो जाता है तब होते हैं प्रोस्टेटिक इश्यूज, राइट, स्पेशली एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। और तो और ये इसका कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे। कभी कभी तो ऑफ कोर्स ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि जेनेटिक होता है, पर अगर कोई इंजरी हुई है, राइट, प्राइवेट एरिया में, या कोई भी ऐसी चीज जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी तो प्रोस्टेटाइटिस भी कारण बन जाता है बीपीएच के लिए। सो ये चीज भी इसको पैदा कर सकता है। क्लियर? ओके, अगर किसी की एज 40 इयर्स के ऊपर है, किसी पुरुष की एज, तो उसको रिस्क बढ़ जाता है। एंड अगर फैमिली हिस्ट्री है बीपीएच की तो उससे भी रिस्क बढ़ता है। ओबेसिटी के कारण भी बढ़ता है, टाइप 2 डायबिटीज के कारण भी बढ़ता है रिस्क। एक्सरसाइज अगर वो नहीं करते तो उसके कारण भी बढ़ता है। एंड अगर नपुंसकता है किसी पुरुष में, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसके कारण भी प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होता है। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज प्रोस्टेट कैंसर। क्यों होता है प्रोस्टेट कैंसर? जब प्रोस्टेट के अंदर मैलिग्नेंट सेल्स बनने लगते हैं। ओके, जब मैलिग्नेंट यानी कैंसरस सेल्स फॉर्म होने लगते हैं तब होता है प्रोस्टेट कैंसर। सो रिस्क फैक्टर्स ऑब्वियसली इंक्लूड्स जेनेटिक्स। ओके, सो फैमिली हिस्ट्री इज वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर्स हियर। उसके अलावा अगर आपकी एज 55 के ऊपर है तो आपको ध्यान रखना है, आपको स्क्रीनिंग्स के लिए जाना है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, प्लीज 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 ये गौर करिए इस बात पर। स्क्रीनिंग यानी क्या? चेकअप। ओके, अगर आपकी आयु, अगर आपकी उम्र 55 के ऊपर है, प्लीज जितने भी आपके एरिया में, या जितने भी कोई आजकल वो मेडिकल कैंप्स वगैरह करते हैं, आजकल नहीं मतलब आसपास आपके होंगे, बहुत सारे देखे होंगे आपने, कोई आपका डॉक्टर है जो कर रहा है मेडिकल कैंप्स, प्रोस्टेट की स्क्रीनिंग रखते हैं वो लोग। ओके, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शायद रिस्क पे हो सिम्टम्स देखकर,
पिछले स्लाइड में जो आपने सिम्टम्स देखे, तो प्लीज गो टू अ डॉक्टर और उसको सही से निदान करवाइए, जिससे आप सही से बच पाए, इससे पहले ही बच पाए, नुकसान होने के बाद नहीं। ठीक है, अगर आप okay, so ethnicity is important, but let's not talk about it. Smoking, obesity and lack of physical exercise can also cause cancer. Clear everybody, right? Take a screenshot if you want to. And अब मैं बात करूंगी उन हर्ब्स की या प्लांट्स की जिससे ये प्रॉब्लम से आप लड़ सकते हैं। क्या ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है? राइट, यस नो, या समझ रहे हैं आप? क्योंकि वर्ड्स ही कुछ ऐसे हमें यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? अब प्रोस्टेट को मैं प्रोस्टेट ही बोलूंगी, राइट? जी, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ लेट्स गो टू द पावर ऑफ नेचर, लेट्स अंडरस्टैंड द सप्लीमेंट्स। हम दूसरे पड़ाव में आ चुके हैं यहाँ पर। कुदरत में ऐसे क्या जड़ी बूटी है, ऐसी क्या वनस्पतियां हैं, ऐसी क्या हर्ब्स है, क्या ऐसे प्लांट फूड्स है जो कि आप इंक्लूड करेंगे एज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट इश्यूज, कि आपके प्रोस्टेट के हेल्थ इश्यूज को वो कम करेगा, राइट? सो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो है गोक्षुर यानी गोखरू, और गोखरू वन ऑफ द बेस्ट हर्ब्स माना जाता है प्रोस्टेट एंड किडनी फंक्शन के लिए, राइट? सो प्रोस्टेट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गोखरू इज वन ऑफ द बेस्ट हर्ब्स, जो कि आप अपने जीवन शैली में, आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आगे बताऊंगी मैं। चलिए, सो ये है आज की श्रेणी, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लें। एक साथ है ना सारे प्रोडक्ट्स, इसलिए लेने को कह रही हूँ। सो ये आज की श्रेणी है, ये आप उनको देंगे जो एक पुरुष है और जिनको प्रोस्टेट का इश्यू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ टुडेज प्रॉब्लम। ओके, आज का जो तकलीफ है, जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स। चाहे वो प्रोस्टेट साइज में बढ़ गया है, चाहे उसका कैंसर हुआ है, या चाहे उसके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ है, राइट? सो उस तीनों के लिए ये मेन प्रोडक्ट है आज का, प्रोस्टो केयर कैप्सूल्स। प्रोस्टो केयर कैप्सूल्स परफेक्ट, इसके अंदर जो बैलेंस है सारे इंग्रेडिएंट्स का, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जिसका भी आपने देखा वो है गोक्षुर। ओके, सो गोक्षुर, वरुण, खसखस, गोरखमुंदी, पुनर्नवा, शतावरी, खादिर, सलामिश्री, लताकरण, शिलाजीत एंड काचनार गुग्गुल। क्लियर? ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है, करेक्ट? अब इनके फायदे भी एक एक करके देखेंगे, पर पहले ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट ओवरऑल में क्या करता है। ठीक है, ये सारे हर्ब्स मिलके क्या फायदा देते हैं प्रोस्टेट के पेशेंट्स को। सो प्रोस्टेट अगर किसी का एनलार्ज है या इन्फेक्शन है उसके अंदर या कैंसर है, तो ये बेसिकली प्रोस्टेट को हेल्प करता है रिकवर होने में। और उसके साथ साथ आपको कैसे पता चलेगा रिकवर हो रहा है? जब आपका यूरिनरी ट्रैक्ट फंक्शन वापस नॉर्मल पे आएगा। सो अगर किसी को प्रोस्टेट है तो हमने देखा ना कि कैसे उनका यूरिन फ्लो बढ़ जाता है, बार बार यूरिन करने का इच्छा होता है, राइट? यानी कि जो अर्ज होता है वो बार बार होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, करेक्ट? सो ये वो नॉर्मल करेगा, ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है यूरिनरी फंक्शन को और फ्लो को नॉर्मल करेगा। क्लियर? इट रिड्यूसेस सिम्टम्स ऑफ एनलार्ज्ड प्रोस्टेट। जब प्रोस्टेट साइज में बढ़ जाता है तो हमने देखा कि ड्रिबलिंग जैसा प्रॉब्लम होता है, जहां पर यूरिन लीक होता है, करेक्ट? या यूरिनेशन बार बार लगता है, ये सारी चीजों को रिड्यूस करेगा। हेल्दी पीएसए लेवल मेंटेन करेगा। ये एक ब्लड टेस्ट है, बेसिकली इट्स एन एंटीजन, ओके, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। पीएसए इज फॉर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ज्यादातर कैंसर के केसेस में, प्रोस्टेट कैंसर के केसेस में पीएसए लेवल हाई आता है, सो उसको हम उसको ये प्रोडक्ट कम कर देता है, बिकॉज ये पूरा किडनी और प्रोस्टेट और यूरिनरी सिस्टम को हेल्दी बनाता है। क्लियर? रिस्टोर्स मेल एनर्जी और सपोर्ट्स अ हेल्दी प्रोस्टेट एंड नॉर्मल मेल यूरोजेनिटल फंक्शन, यानी कि जितने भी नॉर्मल प्रोसेसेस है यूरिनेशन के, उसको बढ़ावा देता है। क्लियर?
एंड लास्टली इट बैलेंसेस द थ्री दोषास, जो कि मैंने कहा आपको कि जब त्रिदोष इम्बैलेंस रहेंगे, तीनों दोष में से कोई एक भी इम्बैलेंस रहेगा, इस केस में कौन सा दोष मैंने बताया, वात दोष, राइट। सो वात दोष अगर इम्बैलेंस है तो ये प्रोस्टेट को अनहेल्दी बनाता है। तो ये क्या करता है, समधातु समाग्नि, समाग्नि समधातु, ये आयुर्वेद में कहा जाता है कि इस तरह से समदोष होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए त्रिदोष का, राइट। सो ये सारे इसके फंक्शंस है। ये कैसे कंज्यूम करना है, एक कैप्सूल आप देंगे पानी के साथ, ऑफ कोर्स निगलना है कैप्सूल को, नाश्ता करने के बाद और रात का खाना खाने के बाद। क्लियर। प्रोस्टोकेयर की एक कैप्सूल आप देंगे नाश्ता करने के बाद और रात का खाना खाने के बाद, 15 से 30 मिनट का गैप रख सकते हैं खाने और कैप्सूल में। तो अगर आपने 9 बजे रात का खाना खाया है, 9:30 तक ले लीजिए इसको। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। फिर मैं आगे हर एक इंग्रेडिएंट पे जाऊंगी। ओके, क्लियर। दिन में 2 बार देना है इसको, राइट। नाउ लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या है और कैसे हेल्प करेगा। सबसे पहला हर्ब जो है ये इसके अंदर, वो है गोक्षुर। गोक्षुर क्या करेगा, एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड में राहत दिलाएगा बिकॉज ऑफ इट्स डायूरेटिक प्रॉपर्टी एंड कोल्ड प्रॉपर्टी। ये शीत होता है, शीत यानी कि ठंडा होता है बॉडी के लिए गोक्षुर, ओके। और मूत्रल होता है, मूत्रल यानी कि जितना भी यूरिन जमा है ब्लैडर में वो निकालने की कोशिश करेगा, ताकि क्या हो, बार बार यूरिन ना लगे। एंड सेकेंडली यूरिन अंदर ही भरा रहेगा ब्लैडर में, तो ब्लैडर का इन्फेक्शन भी हो सकता है, किडनी स्टोन्स भी, ब्लैडर स्टोन्स भी हो सकते हैं, राइट। सो दूसरे प्रॉब्लम्स में भी बचाएगा ये। और ऑफ कोर्स ये स्वेलिंग कम करता है प्रोस्टेट में, यूरिन सिक्रीशन बढ़ा देता है, जिससे ड्रिबलिंग भी ना हो, ड्रिबलिंग यानी कि जो लीकेज होता है यूरिन का, राइट, ये भी ना हो। क्लियर। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है एंड पेन रिलीविंग है, एनाल्जेसिक यानी पेन रिलीविंग। सो ये इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टेटाइटिस को कम करता है। क्लियर। सेकेंड इज वरुण। वरुण क्या करता है, वात कंट्रोल करता है, और यही तो हमें चाहिए। वात कंट्रोल में आएगा तो प्रोस्टेट हेल्थ कंट्रोल में आएगा, राइट, वो साइज भी कंट्रोल में आएगा। सो प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ा हुआ है तो वात बैलेंस करने के वजह से उसको नॉर्मल पे लाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वरुण, ठीक है। और ये जितना भी यूरिन स्टोर है या निकला नहीं है पूरी तरह से यूरिन, यूरिथ्रा से या ब्लैडर से, वो निकालने में मदद करता है। क्लियर। खसखस ये कूलिंग हर्ब है जो कि प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स में काफी मदद करता है, ओके। और ये पित्त दोष कम कर देता है। गोरखमुंडी क्या करता है, हेल्प्स टू रिड्यूस द एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट एंड बीपीएच के पेशेंट्स को आप ये दीजिए, ठीक है। पुनर्नवा, पुनर्नवा एक बेहतरीन बेहतरीन डायूरेटिक है जो कि यूरिन निकालता है बाहर, और सेकेंडली ये प्रोस्टेट के अंदर होने वाला जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। ऑफ कोर्स ये प्रोस्टेट कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। शतावरी improves urination and relieves inflammation, और यूरिन रिटेन भी नहीं होने देता है। तो जो मैंने आपको कहा था कि वो ब्लैडर में थोड़ा रह जाता है, यूरेथ्रा में थोड़ा रह जाता है, वो नहीं होने देता, ओके। खादिर यानी कटेचू, ओके, कटेचू, तो वो बेसिकली एक एफ्रोडीजियक है एंड प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है तो सदियों से यूज किया जाता है प्रोस्टेट को नॉर्मल लाने के लिए, खादिर, ओके। और भी है सलाम मिश्री। सलाम मिश्री क्या करता है, ये बॉडी को बीमारी होने के बाद अगर कोई टिश्यूज डैमेज है, कुछ सेल्स डैमेज हो जाता है, तो उसको रिस्टोर करने में मदद करता है और वात दोष का बैलेंस लाता है। क्लियर। लता करंज एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो कि प्रोस्टेट के इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। एंड शिलाजीत जो कि प्योरिटी मेंटेन रखेगा यूरिन की, और शिलाजीत हेल्प करता है शुक्र धातु को सपोर्ट करने में, हेल्दी रखने में। क्लियर। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए भी शिलाजीत दिया जाता है। काचनार गुगुल, आम यानी कि टॉक्सिन्स, आयुर्वेद में आम यानी कि टॉक्सिन्स, खाने वाला आम नहीं, जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको आम कहते हैं, ठीक है। सो काचनार गुगुल आम को निकालेगा, यानी टॉक्सिन्स को निकालेगा मसल्स में से, ब्लड में से, टिश्यूज में से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और प्रोस्टेट ग्लैंड साइज में नॉर्मल करने में मदद करता है।
क्लियर? सो इसको आप दिन में 2 बार दोगे, ये प्रोडक्ट को, प्रोस्टो केयर को। एक कैप्सूल पानी के साथ नाश्ता करने के बाद, और एक कैप्सूल रात का खाना खाने के बाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाएंगे, जो कि है आंवला जूस। आंवला किस तरह से हेल्प करता है प्रोस्टेट में? आर यू ऑल लर्निंग समथिंग? क्या आप कुछ नया सीख रहे हैं? यस, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आप लोग हो ना? हाँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये थोड़ा सा ऊपर से भी जा सकता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ सब एकदम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करने की। ठीक है, ओके। आंवला जूस जो है, इसके अंदर है आंवला के अर्क के, ये इसको आंवला रस भी हम कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्योर आंवला रस। ओके, सो ये एंटी इंफ्लेमेटरी, आंवला के अंदर वो प्रॉपर्टीज होती है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो 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 मूत्रपिंड है, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसका स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है। क्लियर? सेकेंडली, ये एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है विटामिन सी। भरपूर मात्रा में विटामिन सी ये रखता है अपने अंदर, और इसका जो असर होता है सेल्स के ऊपर, वो होता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। सो ये प्रोस्टेट कैंसर प्रिवेंट करना है, अगर आपको कोई प्रोस्टेट का इश्यू भी है, और अगर आपको प्रिवेंट करना है, सो ये आंवला जूस हर एक व्यक्ति को दीजिए, हर एक पुरुष को दीजिए। ठीक है, स्पेशली उनको जिनके फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर है। ओके, adequate vitamin C supplementation inhibits testosterone induced HIF1 alpha expression। ये जो एक जीन है HIF1 अल्फा, ये एक जीन है जो कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। ओके, सो इसको इनहिबिट कर देता है, यानी कि इसका काम जो है नाकाम कर देता है, तो ये जीन जो है कैंसर पैदा नहीं कर पाता है। सो विटामिन सी, ये रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन सी कैसे हेल्प करेगा प्रोस्टेट की मरीजों को, या प्रोस्टेट के रिस्क पे जो है, प्रोस्टेट कैंसर के जो रिस्क पे है या एनलार्जमेंट के रिस्क पे है, बाय इनहिबिटिंग दिस जीन। ओके, क्योंकि अगर किसी के बॉडी में HIF1 अल्फा जो है एक्सप्रेस हो गया, तो वो प्रोस्टेट कैंसर सेल्स को बढ़ावा देगा। क्लियर? उसको हमें रोकना है, और वो करता है आंवला जूस। एंड लास्टली, ये एक एंटी BPH एजेंट की तरह भी काम करेगा, विटामिन सी स्पेशली। सो विटामिन सी युक्त जो आंवला जूस है वो दीजिए आप इनको, जो पेशेंट है उनको, ताकि उनका प्रोस्टेट जो है नॉर्मल में आए। क्लियर? कैसे कंज्यूम करना है इसको? इसको नाश्ते के पहले लेना है। सो अगर 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 आपको यूजुअली आमतौर पे इसको हम नाश्ते के पहले लेने की सलाह देते हैं, तो 15 ml आंवला जूस लेना है 250 ml पानी में। राइट, सो 250 ml पानी में 15 ml जूस डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, नाश्ते के पहले इसको कंज्यूम करना है। पर अगर आपको एसिडिटी का इश्यू रहता है, ओके, अगर आपको हाइपर एसिडिटी का इश्यू है, आमतौर पर रहता है, एक आध बार हुआ तभी नहीं, यूजुअली रहता है, ऑलमोस्ट एवरीडे रहता है। राइट, सो इसको आप आफ्टर लंच कर दीजिए, क्योंकि आफ्टर ब्रेकफास्ट और आफ्टर डिनर तो आप प्रोस्टो केयर लेने वाले हो, सो आंवला को लंच के बाद ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? सो उसको बेसिकली आफ्टर मील कर देना है अगर आपको एसिडिटी का इश्यू है। पर अगर आपको एसिडिटी का कोई इश्यू नहीं रहता है, तो आप बिफोर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर जाते हैं, वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। और करक्यूमिन सुपर एडवांस इसलिए इंक्लूड किया है मैंने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये प्रोस्टेट के इन्फ्लेमेशन के कारण ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, है ना? प्रोस्टेट कैंसर भी बेसिकली इन्फ्लेमेशन के कारण ही आगे बढ़ेगा, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी इन्फ्लेमेशन के कारण ही बढ़ेगा। तो साइज में बढ़ेगा क्यों प्रोस्टेट? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो उसको जड़ से खत्म करना है आपको, तो कोई भी टेम्पररी सोल्यूशन नहीं चलेगा। राइट, तो करक्यूमिन सुपर एडवांस इसका परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि करक्यूमिन जो है एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, और रिसर्च में पाया गया है कि ये BPH नहीं होने देता, यानी कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट नहीं होने देता, बिकॉज इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी क्षमता है। ओके,
और तो और ये कैसे हेल्प करता है प्रोस्टेट को? आम विष यानी कि जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म है आम का, राइट, उसको वो कम कर देता है। जो जो टॉक्सिक पदार्थ जो पैदा होते हैं बॉडी के अंदर, उसको क्लियर करता है। सेकेंडली सेकेंडली ये रंजक पित्त, यानी कि एक बेसिकली पित्त के भी 5 प्रकार होते हैं। सो रंजक पित्त नाम का जो पित्त होता है, कि जो खास करके लिवर में पैदा होता है, राइट, पाया जाता है, उस पित्त को बैलेंस कर देता है। जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको भी बैलेंस कर देता है, ठीक है। और ब्लड और यूरिन को इसी तरह से ये साफ करता है। प्रोस्टेट का वेट कम करने में भी करक्यूमिन सुपर एडवांस बहुत ही हेल्पफुल पाया गया है। ओके, एंड वॉल्यूम ऑल्सो, वेट एंड वॉल्यूम। सो जब आप सोचिए, जब प्रोस्टेट का वेट या साइज कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा वो यूरेथ्रा जहां से यूरिन पास हो रहा है वो थोड़ा सा खुलेगा, राइट, राइट। सो जो आपके सिम्टम्स है उसमें आपको काफी राहत मिलेगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, ओके। एंड ऑफ कोर्स ये प्रोस्टेट कैंसर रोकने में भी मदद करता है, बिकॉज ये कैंसर सेल्स को स्प्रेड या ग्रो होने से रोकता है। इसके अंदर एंटी प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज है। क्लियर? सो इट स्टॉप्स द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल्स। कैसे कंज्यूम करना है इसको? एक टैबलेट लेना है पानी के साथ, दिन में एक ही टैबलेट लेना है करक्यूमिन सुपर एडवांस, लंच के बाद, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ समय पहले बताया कि जो लोग पहले नहीं ले सकते आंवला जूस, वो लंच के बाद ले, चलेगा। दोनों में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। करक्यूमिन एंड आंवला यू कैन टेक टुगेदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लंच के तुरंत बाद आप आंवला दे सकते हैं, और उसके 15 से 30 मिनट के बाद आप करक्यूमिन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? बट यूजुअली आंवला कब लेना है? अगर आपको एसिडिटी नहीं है तो कब लेना है बताइए चैट बॉक्स में, आंवला कब लेना है? Yes, yes, Amit sir, normal water. Absolutely. Amla usually, yes, very good Kumar Vikas sir, before breakfast. Okay, only for people with, हाँ, खाली पेट पर. Very good GS Sharma ji. So yes, only for people with acidity issues आप उसको after a meal दीजिए, वरना आप before meal दे सकते हैं. Okay, great, great, good job. So चलिए आगे, लास्ट प्रोडक्ट है, सॉरी सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट है, और वो है पंच तुलसी ड्रॉप्स। सो पंच तुलसी में है 5 प्रकार की तुलसी: राम तुलसी, श्वेत तुलसी, कृष्ण तुलसी, वन तुलसी एंड अर्जक तुलसी। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? तुलसी एज एन एंटीऑक्सीडेंट क्या हेल्प करेगा? फ्री रेडिकल्स को रोकेगा नॉर्मल सेल्स को डैमेज करने से, है ना। सो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे, इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, साइटोकिन्स को कम कर देगा, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है उसी को कम कर देगा। ओके, टॉक्सिन्स निकालता है आम को, यानी कि जो आयुर्वेदा में हम कहते हैं टॉक्सिन्स, आम, राइट, वो ब्लड टिश्यू से निकालता है और यूरिन के माध्यम से टॉक्सिन्स बाहर करता है, और यूरिन को स्वच्छ रखता है, प्यूरिफाई रखता है। तो अगर यूरिन से बहुत स्मेल भी आती है, दैट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। ओके, सो वो सब बाहर निकलना चाहिए। क्लियर? सो पंचतुलसी ड्रॉप्स विल हेल्प यू। इट एनहांसेस द यूरिनरी ट्रैक्ट फंक्शन। तो जितने भी इसमें ऑर्गन्स आते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में कितने ऑर्गन्स आते हैं? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर यानी मूत्रपिंड, एंड यूरेथ्रा एंड द प्रोस्टेट। ओके, सो ये 5 ऑर्गन्स को हेल्प करेगा, उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको बढ़ाएगा, उसको साइज में वापस नॉर्मल लाने में मदद करेगा, बिकॉज इन्फ्लेमेशन कम करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, राइट। तो आप तीनों में से जो भी हुआ है प्रोस्टेट का इश्यू, प्रोस्टेटाइटिस हुआ है, बीपीएच हुआ है, या कैंसर हुआ है, तीनों में ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए, तीनों प्रॉब्लम्स में से में देना है आपने। ओके, इसके अंदर एक तत्व होता है, तुलसी के अंदर एक तत्व होता है कॉल्ड यूजेनॉल। ओके, यूजेनॉल का एक खासियत ये है कि ये कैंसर सेल्स को रोकता है। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट,
इट्स अ पॉलीफिनॉल। सो यूजिनॉल क्या करता है, ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट कैंसर सेल्स रोक देता है, इनहिबिट यानी रोकना। ओके सो अगर कैंसर नहीं भी हुआ है तो भी दीजिए, प्रिवेंट करेगा। कैंसर हो गया है तो उसका मल्टीप्लिकेशन स्टॉप करेगा, क्योंकि ये एंटी कार्सिनोजन है। क्लियर? और इसको आप कैसे देंगे पेशेंट को? इसको आप देंगे 5 से 6 बूंदे देंगे 1 गिलास पानी में, दिन में 2 बार, मील्स के बीच। अब मील्स के बीच का मेरा मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज शायद कभी कभी किसी को नहीं समझ में आएगा कि मैम ये बिटवीन मील्स क्या होता है। बिटवीन, बिफोर और आफ्टर तो पता है, बिटवीन क्या होता है, मतलब कब, एग्जैक्टली कब, है ना? कभी कभी ये सवाल आता है आपको। बाय द वे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं ये समझा रही हूँ। हाँ, सो बिटवीन मील्स है, मान लो आपने नाश्ता किया 9 बजे और आपने लंच किया 1 बजे। ओके, नाश्ता आपका 9 बजे हो रहा है सुबह में, और दोपहर में 1 बजे आपका खाना हो रहा है। तो कितने घंटे का गैप है ये? 4 घंटे का गैप है। 10, 11, 12, 1, 4 घंटे का गैप है। तो आफ्टर 2 आवर्स ऑफ योर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर 2 आवर्स ऑफ योर लंच, यानी कि अराउंड कितने बजे होगा? 9 और 1 के बीच में क्या आएगा? एग्जैक्टली 11। सो 11, 11:30 के आसपास ये पानी देना है, जिसके अंदर 5 बूंदे पंचतुलसी ड्रॉप्स की आपने डाली है। क्लियर? यस, परफेक्ट परफेक्ट प्रताप सरन जावेद सर। ओके, अभी यही सेम चीज शाम को भी करनी है। वेरी गुड, अनिमेश जी ने पहले ही लिख दिया, 5 से 6 के बीच में शाम को। एब्सोल्युटली। सो अगर आपका लंच हो रहा है 1 बजे, अब ये टाइम हर एक के लिए अलग होगा ना। कोई 2 बजे खाना खाता है दोपहर में, कोई 12 बजे खाता है, कोई 1 बजे खाता है, कोई 3, 4 बजे भी खाता है, राइट? मैंने देखा है लोगों को। सो सबका टाइम अलग होगा। सो बिटवीन लंच एंड डिनर जो टाइम है शाम का, वो टाइम पे 1 गिलास दीजिए। इज एवरीबडी क्लियर अबाउट द बिटवीन मील्स वाला फंडा? ये बिटवीन मील्स क्या होता है? हाँ, मैं आपके लिए सरल बनाने के लिए बिटवीन मील्स रखती हूँ, नहीं तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कंटिन्यूअसली वो सप्लीमेंट खाते ही रहते हैं, वो थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए ना। इसीलिए मैंने इस तरह से एक रूटीन बनाया हुआ है। ठीक है, और ये आसान भी होगा आपके लिए, बिकॉज आप रिमाइंडर भी रख सकते हो फोन में। तो अगर आपका कोई पेशेंट या कस्टमर बोलता है मुझे याद नहीं रहता है सप्लीमेंट लेने के लिए, तो क्या उसको रिजल्ट आएगा? अगर उसको याद नहीं रह रहा है, वो रेगुलरली नहीं खा रहा है, नहीं आएगा रिजल्ट। फिर क्या होता है, फिर प्रोडक्ट को दोष देते हैं लोग। प्रोडक्ट को दोष देने की जरूरत नहीं है, आप देखिए आप कितना नियमित ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी होगी, और वो ये है कि आप रिमाइंडर रखिए। ओके, फोन में रिमाइंडर रखिए, सप्लीमेंट खाने का टाइम हो गया, या नाम लिखिए सप्लीमेंट का। अगर खाना हो गया तो आपका रिमाइंडर बनना चाहिए कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट लेना है, लाइक दैट। ओके, सो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब लास्ट प्रोडक्ट जो है वो है किचन केयर की श्रेणी से, और मैं यूजुअली हेल्थ केयर वेबिनार्स में इसको इंक्लूड करती हूँ। सॉरी, इसीलिए इंक्लूड करती हूँ बिकॉज इसकी हेल्थ प्रॉपर्टीज अनगिनत है। ओके, ये जो है, ये है जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये है SHPL की किचन केयर की श्रेणी में से एक प्रोडक्ट। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली आप अगर हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी जी पाएंगे। am I right? Yes. तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब इसके फायदे देखते हैं कि क्यों ये प्रोस्टेट के पेशेंट्स को देना चाहिए। बेसिकली सारे बीमारियों का जड़ क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, जो लंबे समय से चलता आ रहा है। लॉन्ग टर्म यानी कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, स्पेशली प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज एज वेल। ओके, तो जैतून ऑयल सीधा ये इन्फ्लेमेशन पे ही वार करेगा। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, राइट? एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से ये इन्फ्लेमेशन को जड़ से खत्म करेगा। एंड इसके अंदर एक फैटी एसिड है, जो मेन फैटी एसिड है। ये फैट है ना, ऑयल यानी फैट, राइट? ये ऑयल है, कुकिंग ऑयल है। सो इसके अंदर एक फैटी एसिड है जिसको कहते हैं ओलिक एसिड। ओलिक एसिड सी रिएक्टिव प्रोटीन नामक एक प्रोटीन को कम करता है। ये इन्फ्लेमेशन मार्कर है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। तो अगर मुझे जानना है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो मैं आपको बोलूंगी CRP नाम का एक टेस्ट करवाने को। अगर आपका हाई आया
दैट मीन्स आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है और कोई भी बीमारी आ सकती है। सो सी रिएक्टिव प्रोटीन को कम कर देता है बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, ओलिक एसिड। ओके, एंड ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाता है आपको, ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो जो खास करके प्रोस्टेट कैंसर के पीछे एक बड़ा कारण होता है वो यही होता है कि प्रोस्टेट के अंदर इतने सारे टिश्यूज जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और इसीलिए कैंसर सेल्स को विजय मिल रही है ग्रो होने में, मल्टीप्लाई होने में। सो उसी ऑक्सीडेटिव डैमेज को कट डाउन कर देता है ये, ताकि ग्रो ना हो कैंसर। क्लियर? And extra virgin olive oil has been shown to reduce the level of PSA. PSA is basically prostate specific antigen, जिसकी मैंने बात करी थी। ये उनके केस में ज्यादा होता है, ये उनके केस में आता है, रिपोर्ट में हाई आता है जिनको प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ है या प्रोस्टेट का कैंसर है। तो अगर हाई पीएसए आया है किसी के रिपोर्ट में, ये सीधा सीधा संकेत है कि उनको कैंसर हुआ है प्रोस्टेट। ओके, तो जब मैं बात करती हूँ स्क्रीनिंग की, जब स्क्रीनिंग की बात की मैंने कि अपने आप को प्लीज जांच करवाइए, उसमें पीएसए का ब्लड टेस्ट भी आता है। ओके, सो एक जागरूक जो कहते हैं ना हम कंज्यूमर, वो बनिए आप, एक जागरूक ग्राहक बनिए। एक जो भी आप खाते हैं आजकल, जो भी बाहर मिलता है, इट इज लोडेड विद केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स, राइट? प्रेजर्वेटिव्स, फूड एडिटिव्स, कलरन सॉरी, राइट? ये सारी चीजें होती है उसके अंदर जिसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑलराइट, सो प्लीज एक जागरूक ग्राहक बनिए, क्या खा रहे हैं आप। एंड अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक सेशन जरूर लूंगी जिसमें आप आप सब जानते हैं न्यूट्रिशन लेबल्स क्या होते हैं? सुना है इस नाम को? फूड लेबल या न्यूट्रिशन लेबल, कैसे उसको पढ़ना है और कैसे समझना है, उसके ऊपर एक सेशन करूंगी। अगर आपको ये सेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में, इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड। तो एक दिन टाइम देखकर मैं एक ऐसे दिन पे रखूंगी, जो कि बिकॉज मेरा मेन हमारा जो लक्ष्य है SHPL का, वो यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करें। ओके, और बहुत लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि क्या देखना चाहिए जब आप एक फूड प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि फिर वो डाइट में कुछ भी इंक्लूड करते हैं और फिर बीमारियां होती है। Are you all with me? Yes? Okay. So, yes, you all are writing जो जानना है, interested है. Okay, wonderful. Super. I will surely take a class on this. Okay? All right, चलिए, जैतून ऑयल कैसे कंज्यूम करना है? ये बेसिकली कुकिंग ऑयल है। ओके, कुकिंग ऑयल यानी कि आप खाना बनाने में इसका इस्तेमाल करिए, पर फ्राइंग को छोड़कर, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है फ्राइंग, अवॉइड फ्राइंग। कोई भी चीज जिसमें आप तलना है आपको, उसके लिए आप ये ऑयल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर कुकिंग में जाता है। ओके, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप सॉटेइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे अपनी सब्जी आपने बना रहे हो आप, राइट, सब्जी बना रहे हो कोई, तो उसमें थोड़ा सा डालिए, जो आप तड़का डालने के लिए तेल यूज करते हैं। सलाद में कच्चा, वैसे कच्चा ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट फॉर्म। ओके, रॉ ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ हैविंग इट। सो सलाद में डालिए। इसके अलावा आप रोटियां सेकने के लिए, पराठे सेकने के लिए भी यूज कर सकती है इसको, रोस्टिंग के लिए। ओके, सो अगर कोई चिकन है, पनीर है, वगैरह वगैरह आपको रोस्ट करना है तो वो भी कर सकती है। ग्रिलिंग के लिए यूज कर सकती है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रिल किया आपने, तंदूर किया, वगैरह वगैरह। बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती है, केक्स वगैरह या कुछ बनाना है आपको, ऑयल यूज करना है तो ये यूज कर सकती है। एंड दाल और सूप में तड़का देने के लिए भी, सीजनिंग कहते हैं उसको, तड़का देने के लिए भी आप ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर एवरीबडी? फ्राइंग को छोड़ के बाकी सारी चीजों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। क्यों मैंने फ्राइंग मना किया? बिकॉज ये हाई टेम्परेचर पे ऑलिव ऑयल डीनेचर हो जाता है, यानी कि ये फायदा नहीं देगा जब कुकिंग टेम्परेचर हाई होता है। ये सारी चीजों में कुकिंग टेम्परेचर मीडियम या लो होता है ना? ऑफ कोर्स बेकिंग में थोड़ा बढ़ता है, बट दैट इज ओके बिकॉज वो फूड के अंदर ही होने वाला है। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं। सो कौन से प्रोडक्ट्स बताए मैंने? कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स?
आप रिकैप कर सकते हैं। और अब मैं जो लास्ट पड़ाव है उस पे जा रही हूँ, और फिर मैं आपके सवाल लूंगी इस टॉपिक के रिलेटेड ओनली। ओके, सिर्फ इसी टॉपिक के रिलेटेड आपके सवाल लूंगी, बिकॉज आप सभी जानते हैं हमने एक नई सीरीज शुरू करी है। तो जब तक आप चैट बॉक्स में लिखते हैं रिकैप, तब तक मैं आपको बताऊं, जितने लोग नहीं जानते, हमने एक न्यू सीरीज शुरू करी है वेबिनार्स की, जहां पर हम हफ्ते में 2 बार आते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो आप 11 से 12 के बीच में हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं उस वेबिनार के अंदर। और ये 2 दिन होता है, मंडे और फ्राइडे। आज भी था सुबह, और अब शुक्रवार को भी होगा, 31 मई। ठीक है, सो प्लीज जितने लोग नहीं आते हैं, और अगर आप पूछना चाहते हैं कोई सवाल, भले आप ना भी पूछना चाहें सवाल, आइए आप किसी और के सवाल से सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। राइट, सो फ्राइडे 11 o'clock to 12 o'clock मॉर्निंग में इसी लिंक पे आपको ज्वाइन करना है, जिस लिंक पे आपने आज ज्वाइन किया है। क्लियर? सो यस, अगर प्रोस्टेट के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप वो भी डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। ऑलराइट, लेट्स सी द चैट बॉक्स, जस्ट 1 second। आपने रिकैप किया है, वंडरफुल। प्रोस्टोकेयर कैप्सूल्स, आंवला जूस, करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स, पंचतुलसी एंड जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। सुपर, शांति जी, अमेजिंग। ओके, शांति जी ने लिखा है, जीएस शर्मा जी ने लिखा है, कुमार विकास जी ने लिखा है, अनिमेश सर ने लिखा है। सुपर। हाँ, आर एस सोंदिया सर, यस, आप रोटी के ऊपर लगा के भी खा सकते हैं। मतलब आप कच्चे की बात कर रहे हैं, कर सकते हैं आपको वो। वैसे भी मैंने कच्चा तो आपको लेने बोला ही ना सैलेड में। रोटी के ऊपर भी लगा, पर रोटी के ऊपर यूजुअली कोई तेल नहीं लगाता है, घी लगाता है, सो आप उसको सेकने में यूज कीजिए। ठीक है, अमित सर वेरी गुड, सुपर्ब। वंदना जी सुपर्ब, रूपेश सर अमेजिंग। यस, सो परफेक्ट परफेक्ट। तो आप सभी अटेंटिव हो, ये साबित हो चुका है। वेरी गुड। एंड इसी तरह से आप ध्यान लगा के सुनेंगे तो आपको कोई भी चीज मिस नहीं होगी। ठीक है, चलिए, नाउ वी कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस ट्रेनिंग, एंड दैट इज जो कि आपका सप्लीमेंट का ट्रीटमेंट भी इसके बिना अधूरा है, और वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर आप सप्लीमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर की दवाइयां भी खा रहे हैं, पर अगर आपने जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं किया, वही अनहेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हैं, सो फिर बहुत बहुत स्लो स्लो रिकवरी होगा आपका। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं अगर आपको अपना प्रोस्टेट हेल्दी रखना है। बाय द वे, ये सभी के लिए है, चाहे उनको प्रोस्टेट प्रॉब्लम है या नहीं है, सभी पुरुषों के लिए है यहाँ पर। तो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं जो कि पुरुष हैं, और उनको अगर ये प्रॉब्लम है या नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, प्रोस्टेट का इश्यू हो या ना हो, ये उनको हेल्दी रखने के लिए ये लाइफस्टाइल टिप्स है। ठीक है, तो एक हेल्दी डाइट की बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है ऐसे प्रॉब्लम्स से बचने के लिए, और इसीलिए एक हेल्दी डाइट फॉलो करिए। ज्यादातर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, अनाज, ये सारी चीजें जो है रिफाइंड ना खाएं। ओके, होल होल फूड्स जिसको हम कहते हैं। ओके, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट, स्पाइसी फूड्स और कैफीन थोड़ा सा कम कर दीजिए डाइट में से, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। ओके, वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज कोई टाइट लेट्स टॉक वेरी ओपनली हियर, टाइट अंडरवेयर या टाइट पैंट पहनने की वजह से जो प्रोस्टेट को नुकसान पहुंच सकता है, उससे बचा जा सकता है बाय वेयरिंग कंफर्टेबल क्लोथ्स। कॉटन एंड मतलब अगर आप मुझे पूछे, द बेस्ट फैब्रिक फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, इज कॉटन। ओके, स्ट्रेंथन योर पेल्विक फ्लोर मसल्स, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती है जिसको कहते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। ओके, तो जैसे कि जहां पर आप जैसे अभी ये इस पोज में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर दीवार के अगेंस्ट आपने पैर अगर सपोर्ट किए हैं, और आप अपने यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। राइट, सो योगा में भी कुछ ऐसे पोस्चर्स है जो कि हेल्प करते हैं पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उनमें से एक अगर मैं आपको बताऊं तो उसका नाम है सेतु बंधासन, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो सेतु बंधासन से आप शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। वाटर, अगर पानी कम पिया तो किडनी क्या प्रोस्टेट भी अफेक्ट हो सकता है आपका।
ठीक है। चूज हर्बल सप्लीमेंट्स केयरफुली, जो मैंने आपको सब पूरा विक्षेप में बताया है, डिटेल में बताया मैंने आपको कि कौन से हर्बल सप्लीमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड है और क्यों, उस नॉलेज को, वो नॉलेज होनी चाहिए सबके पास, ठीक है। उसके अलावा एक्सरसाइज, चाहे तो कार्डियो करिए चाहे योगा करिए, एक प्रायोरिटी बनाइए एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में। स्ट्रेस लेवल्स कम करिए, बिकॉज स्ट्रेस से भी ये सारे प्रॉब्लम्स, खास करके इन्फ्लेमेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोस्टेट और टेस्टीज, यानी कि जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो यूरिनरी सिस्टम है, स्पेशली प्रोस्टेट और जो जो अंडाशय है, टेस्टीज, उसको हेल्दी रखने के लिए आप हॉट टब्स या हॉट सोना बाथ अवॉइड करिए। सो ज्यादा गर्म पानी में डोंट सिट अंडर द हॉट वाटर, ठीक है। सोना भी कम से कम लीजिए, कभी कभार लिया ठीक है, जिम वगैरह अगर आप जाते हैं तो, ओके। एंड लिमिट सॉल्ट इनटेक और सोडियम इनटेक, बिकॉज सोडियम से भी प्रेशर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, ओके। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एंड विद दैट I would like to say thank you. Clear? Clear screenshot? Okay. Thank you so much for being so attentive, and I would like to take your questions now. Okay. Thank you so much, everyone. सुपर। तो कोई क्वेश्चंस अगर ऊपर हैं तो मैं एक बार देख लेती हूँ, पर अपने क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं अगर पहले नहीं डाले आपने चैट बॉक्स में। ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके, ठीक है। सो दैट मीन्स आप सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आ गया है ना। या तो फिर ये मतलब हो सकता है कि सब समझ में आ गया जब कोई सवाल नहीं होता है, या तो फिर कुछ समझ में नहीं आया, है ना। तो क्या क्या केस है बताइए, सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया? ओके। एक सवाल है, कौन सा टेस्ट कराया जाए ये पता लगाने के लिए, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन जावेद सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसए, अगर आपके फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, जैसे आपके फादर या ग्रैंडफादर या अंकल जिनसे आपका खून का रिश्ता है, सो बेसिकली ये जेनेटिक लेवल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जो आपको विरासत में मिल सकता है, यानी कि जो जेनेटिकली आपको पास ऑन हो सकता है, वैसे रिलेशंस। सो अगर उनको कभी किसी को कैंसर रह चुका है तो for sure go for PSA test, prostate specific antigen, PSA is a blood test, okay। उसके अलावा आप सीआरपी भी चेक करा सकते हैं, सीआरपी से भी पता चलेगा कि इन्फ्लेमेशन है या नहीं, ओके। थर्ड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, सो सीआरपी इज ऑल्सो बेसिकली अ ब्लड टेस्ट, ठीक है। बट अभी ये जो तीसरा बोल रही हूँ ये सोनोग्राफी टेस्ट है। तो आप लोअर अब्डोमेन के नीचे जो पेल्विक रीजन है वहां पर वो जो सोनोग्राफी करते हैं, तो प्रोस्टेट की सोनोग्राफी भी हो पाती है। क्लियर? ओके, एक क्लास योगा का भी होना चाहिए, ठीक है जी एस शर्मा जी। ओके, थैंक यू सो मच जावेद सर, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है मनमोहन सर, यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। यस, ओके। सो आई थिंक हाँ, ओके, सब समझ में आ गया, इसीलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, वेरी गुड, ऑलराइट। ओके, कुमार विकास जी का बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और बहुत ही क्या कहते हैं, ये सवाल आना एकदम स्वाभाविक है, नेचुरल है, ओके। और वो ये लिख रहे हैं कि अगर कोई 1-2 घंटे में पानी पीता है 1 गिलास और उसके बाद वॉशरूम जाता है,
30 मिनट बाद वॉशरूम जा रहा है, तो क्या समझ सकते हैं? नहीं, तो वो नॉर्मल है, बिकॉज उन्होंने पानी ज्यादा पिया है, तो वो निकालेगा ना बॉडी एक्स्ट्रा। ब्लैडर तो उतना ही रहेगा, ब्लैडर फुल हो जाएगा तो आपको। और मैं ये कह रही हूँ कि अगर पानी नहीं पी रहे फिर भी बार बार यूरिन लग रहा है, दैट मीन्स तो वो यूरिन आ कहाँ से रहा है? समझ रहे हैं आप? वो यूरिन आ कहाँ से रहा है, बताइए मुझे। क्या जवाब हो सकता है इसका? पानी नहीं पिया है आपने, पर आपको फिर भी यूरिन लग रहा है बार बार, तो कहाँ से आ रहा है वो यूरिन? कहाँ से आ रहा है? नहीं, कोई लिख रहा है? नहीं लिख रहा है। वो यूरिन ब्लैडर में ही है ना, वो ब्लैडर में से निकल नहीं रहा है क्योंकि प्रोस्टेट उसको ब्लॉक कर रहा है, एनलार्ज प्रोस्टेट उसको ब्लॉक कर रहा है। तो वो यूरिन ब्लैडर में ही रहेगा, मूत्रपिंड में ही रहेगा। नहीं जावेद सर, प्रोस्टेट तो एनलार्ज है, प्रोस्टेट में यूरिन नहीं रहता है ना। आपने वो चित्र में देखा, राइट? लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट, बिकॉज ये समझना आपके लिए जरूरी है, एंड वेरी वैलिड क्वेश्चन आपने जो पूछा था। जस्ट गिव मी अ मिनट। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है किसी का, तो वो ये यूरिन ही नहीं पास करवा पाता है। तो भले आपको यूरिन आपको पेशाब लगेगी, पर आप जाओगे वॉशरूम में, थोड़ा सा ही निकलेगा, बार 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 लगते रहेगा, बिकॉज वो यूरिन यही ब्लैडर में ही स्टोर्ड है। पानी भी तो नहीं पी रहा है वो व्यक्ति, राइट? तो आप समझ रहे हैं ये क्यों ऐसा होता है? बिकॉज प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो ये ट्यूब ब्लॉक हो रही है, ये ट्यूब जो है नैरो हो रही है, जिसके कारण पूरी तरह से ब्लैडर क्लियर नहीं हो पाता है। और फिर आते हैं प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी कि इन्फेक्शन हो गया, स्टोन हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, ठीक है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड नाउ। हम्म। ओके रंजन सर, ये सेशन ध्यान से आपने देखा होगा, आई एम अज्यूमिंग। अगर कोई और इश्यू है तो प्लीज मुझे आप कांटेक्ट करिए, ठीक है? आपको प्रोडक्ट्स पता चली गए होंगे, ठीक है? तो अगर आपको और कुछ जानना है, बिकॉज इश्यू है, तो आप प्लीज मुझे प्लीज प्लीज मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं अपना नंबर यहाँ पर दे रही हूँ, अगर किसी के पास नहीं है तो। और इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगा हमारे YouTube चैनल पर। ओके प्रदीप सर, आपको पहले ही बताया मैंने कि ये सिर्फ प्रोस्टेट रिलेटेड सवाल लूंगी। आपको मैंने बोल भी चुकी हूँ कि प्लीज आप मंडे टू फ्राइडे ज्वाइन करिए, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हमारे हमारे तक पहुंचने के लिए, राइट? मंडे टू फ्राइडे 11 to 12 क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होता है। दुनिया भर का जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई इश्यू है, और या जो बीच में आता है आपको सवाल आता है, तो आपके पास नंबर दिया हो, अभी जस्ट दिया मैंने, अगर आपके पास नहीं है प्लीज सेव करिए उसको। ओके, सो नी जॉइंट पेन का जो इश्यू है वो आप मुझसे कल बात करिए उसके बारे में। क्लियर? All right. So with that, I would like to say thank you and thanks for being a wonderful audience like always. हमेशा की तरह आप interaction करते हैं मेरे साथ, और मुझे भी अच्छा लगता है मीटिंग कंडक्ट करने में। थैंक यू सो मच। और अभी मैं शुक्रवार को 11 से 12 इसी लिंक पर मिलूंगी आपसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में, और उसके बाद नेक्स्ट मंडे आप से मुलाकात होगी अगेन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इन द मॉर्निंग एंड 8 to 9 PM जो हमारा रेगुलर इस तरह का ट्रेनिंग वेबिनार होता है। रंजन सर, आप मुझे कॉल करिए 11 से 6:30 के बीच में, ठीक है? मंडे टू सैटरडे के बीच में। ऑल राइट, विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड टेक केयर, गुड नाइट।